मेथोडोलॉजी में पहला है कलेक्शन ऑफ सैंपल, सैंपल कलेक्ट करना। सैंपल कलेक्ट करना है जिसका हमको एनालिसिस करना है, तो पहले तो हमको सैंपल लेना पड़ेगा, राइट। दूसरा, अगर वो सैंपल बंधा हुआ है तो उसको हमको अलग अलग करना, डिसएग्रीगेशन। सैंपल को डिसएग्रीगेट करना। कैसे डिसएग्रीगेट करेंगे? यूजिंग रबर पेसल। रबर पेसल। एग्रीगेट करना मतलब जोड़ना, डिसएग्रीगेट मतलब तोड़ना, अलग अलग करना। तो वो जो बंधा हुआ इतना बड़ा सैंपल था, राइट, उसको हमको तोड़ना है, डिसएग्रीगेट करना है। एक घर में एक ही लड्डू आया है और 5 दावेदार हैं, तो हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं ना। ये तोड़ने को हम कहते हैं डिसएग्रीगेट करना। यहाँ चूंकि हमको इस तरह से तोड़ना है कि वो जो ग्रेन साइज है वो ना पिस जाए, वो ना बर्बाद हो जाए, इसलिए हम रबर पेसल का यूज़ करते हैं। रबर यानी रबर, और पेसल जानते हैं आप, खलबट्टे में नहीं होता, खल पेसल, टी साइलेंट है इसमें। क्या कहते हैं खलबट्टे में? खल क्या होता? नीचे वाला, और जिससे मारते हैं वो बट्टा, तो बट्टा। पेसल का मतलब बट्टा, ठीक है, पेसल का मतलब बट्टा। तो रबर का होगा ताकि हम इस तरह से करें उसको कि दाने ना टूट जाएं, वो अलग अलग हो जाएं, तो रबर पेसल का यूज़ करते हैं। अगर हम लोहे का करेंगे, जो हम घरों में मसाला कूटने के लिए करते हैं, तो सारे दाने पिस जाएंगे। सैंड जो है सिल्ट में बदल जाएगा, सिल्ट क्ले में बदल जाएगा, तो जो हमारा पर्पस था वो ख़त्म हो जाएगा। हम चाहते हैं सैंड साइज, सारे साइज वैसे के वैसे ही रहे मगर अलग अलग हो जाएं, तो रबर पेसल का। आगे समझ, पेसल का मतलब बट्टा, ठीक है। तीसरा, कोनिंग क्वार्टरिंग। ऑफ द सैंपल। सैंपल की हम कोनिंग क्वार्टरिंग करते हैं। कोनिंग क्वार्टरिंग क्यों करते हैं? ताकि हम एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बना सकें। रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, जैसे दुकानों पर जाते हैं, गेहूं और चावल और दाल के बोरे रखे होते हैं ना, हम क्या लेते हैं? एक मुट्ठी में लेते हैं ना, देखते हैं, तो जो मुट्ठी भर जो दाल चावल गेहूं आया है, वो बताता है कि पूरे बोरे में उसी तरह के हैं सब कुछ, राइट। तो हमने अगर इतना बड़ा सैंपल लाए थे, इतने बड़े सैंपल को हम छानते रहेंगे तो बहुत देर लगेगी, इसलिए हम उसका एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बना लेते हैं कि 100 ग्राम का, 200 ग्राम का, बजाय 5 किलो रेत छानते फिरें दिन भर से अच्छा कि हम 100 ग्राम ले लें, राइट। पर वो 100 ग्राम कैसा हो? वो ऐसा हो कि वो पूरे का प्रतिनिधित्व करता हो। ऐसा ना हो कि हमने ऊपर से ले लिया, ऐसा ना हो कि हमने नीचे से ले लिया। हम किसी चीज़ को हिलाएंगे तो ज़्यादा मोटी मोटी चीज़ें ऊपर आ जाती हैं, बारीक बारीक नीचे हो जाएंगी, तो हमने ऊपर से ले लिया तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल नहीं है। तो बेहतर तरीका है कोनिंग क्वार्टरिंग करना। कोनिंग क्वार्टरिंग का मतलब जो सैंपल साइज है हमारा, फर्ज कर लीजिए 2 किलो का सैंपल था, तो 2 किलो के सैंपल का हमने ढेर बना दिया, जानते हैं ढेर। अब इसको 3D में देखेंगे, जब हम ढेर बनाएंगे तो थोड़ा सा ऊंचा हो जाएगा और बाकी तरफ नीचे ढलान बनेगा। क्या बनेगा? कोन बनेगा ना। तो जब हम किसी चीज़ का ढेर बनाते हैं, ढेर समझते हैं, ढेर बनाएंगे तो एक है उसमें हिस्सा ऊंचा हो जाएगा, बाकी हिस्सा क्रम से कम हो जाएगा। क्या बनेगा? कोन बनेगा। तो इस तरह से ढेर बनाने को हम कहते हैं कोनिंग करना, राइट। और इस कोनिंग के हम इसके 4 हिस्से कर दें। 4 हिस्से करने को हम कहते हैं क्वार्टर। क्वार्टर यानी 1/4, राइट। तो हमने पहले कोन बना दिया, कोन बना के हमने उसके उंगली से 4 हिस्से कर दिए, यानी क्वार्टर कर दिया, क्वार्टरिंग कर दी हमने। 4 हिस्से हो गए। तो जो 2 किलो का सैंपल था, इसमें से हमने इसको और इसको बाहर कर दिया और ये रहने दिया। तो हमारे पास सैंपल साइज कितना बचा? 1 किलो का बचा, है ना। 1 किलो का बचा सिंपल। इसका हमने फिर एक और कोन बना लिया और इसकी फिर हमने क्वार्टरिंग कर दी। अब हमारे पास कितना बचा? ये अपोजिट बाहर कर दिया हमने, इन दोनों को रहने दिया। अब हमारे पास बचा आधा किलो का सैंपल, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? ग्रेन साइज समान रूप से बाहर हो रहे हैं और समान रूप से अंदर कर रहे हैं हम, आगे ना। अगर हम ऊपर से ले लेते तो सब बड़े बड़े आते, नीचे से ले लेते, हमको चाहिए 200 ग्राम सैंपल या 250 ग्राम सैंपल, हमको 250 चाहिए, तो एक बार और कर लें हम। अब ये जो आखिरी 250 ग्राम बचेगा,
इसमें ग्रेन साइज बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे, सब तरह के होंगे, राइट। तो ये बेस्ट तरीका है किसी कोई एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल बनाने का कि हम उसकी कोनिंग और क्वार्टरिंग कर लें। आगे समझें, कितना समझ में आ गया? कोनिंग क्वार्टरिंग क्यों की जाती है? टू गेट अ डिजायरेबल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। डिजायरेबल मतलब जितना आवश्यक है, जरूरी है, और उसमें ग्रेन साइज, सभी ग्रेन साइज का प्रतिनिधित्व भी है, इसलिए हम कोनिंग क्वार्टरिंग करते हैं ताकि सैंपल में सभी साइज के सेडिमेंट्स मौजूद हों और वो डिज़ायर मतलब जितनी हमारी इच्छा है कि सैंपल कम से कम 250 ग्राम का हो या 200 ग्राम का हो, इसलिए हम कोनिंग क्वार्टरिंग करते हैं। आगे समझें। चौथी प्रक्रिया है इसकी सीविंग। सीविंग का मतलब उसको चलनी से छानना। सीविंग करते हैं। तो सीविंग में जैसे चलनियाँ आती हैं, सबसे बड़ी चलनी हमने ऊपर लगा दी, उससे छोटे साइज़ वाली नीचे लगा दी, उससे छोटे साइज़ वाली नीचे लगा दी, इस तरह से अलग लगा दी, और सबसे आखिरी में हमने लगा दिया जिसको हम कहते हैं पैन। पैन वो चलनी होती है, पैन होता है ना फ्राई पैन घरों में जिसमें आमलेट बनाते हैं, क्या उसमें छेद होते हैं क्या? तो आखिरी वाली चलनी वो होती है जिसमें छेद नहीं है, क्योंकि जो सबसे फाइनेस्ट, सबसे सूक्ष्मतम कण होंगे वो सबसे नीचे रखे जाएंगे। तो सबसे ऊपर हम रखेंगे वो चलनी जिसके छेद बड़े हैं, उसके नीचे हम रखेंगे चलनी जिसके छेद उससे छोटे हैं, और क्रम से इस तरह से हम अरेंज करते हैं। इनके नंबरिंग होती है, मैं बता दूंगा। तो ये जो सीव्स हैं, सीव्स यानी चलनी, और सीविंग यानी चलनी की चलनीकरण करना, वो सीविंग कहलाता है। तो सीव्स दो तरह की यूज़ होती हैं, एक को हम कहते हैं ASTM सीव्स और एक को हम कहते हैं IMM सीव्स। लिख लो क्या होता है। अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, अमेरिकन सोसाइटी फॉर टेस्टिंग मटेरियल्स, और ये है इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी ऑफ इंग्लैंड। तो एक अमेरिका की चलनियाँ हैं, एक इंग्लैंड की चलनियाँ हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड मेटलर्जी ऑफ इंग्लैंड। तो IMM सीव्स यूज़ कर सकते हैं आप, या ASTM सीव्स यूज़ कर सकते हैं, राइट। अभी हम थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल का एक टेबल देंगे तो उसमें समझा देंगे। तो ये चलनियों के हर एक के नंबर होते हैं, और नंबर 5, 6, 7, 8, 60, 100, 230 इस तरह से होंगे, ऐसे इसके कई नंबर होंगे। तो चलनियों के नंबर होते हैं। तो चलनी के नंबर कम नंबर का मतलब छेद जो हैं उनका डायमीटर ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाएगा डायमीटर छोटा होता जाएगा। यदि हम कह रहे हैं 230 नंबर की हम चलनी यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, उसमें जो छेदों का जो डायमीटर होगा वो कम होगा, और जो 10 नंबर की होगी उसमें ज़्यादा होगा, 5 नंबर की में और ज़्यादा होगा। तो इसके 5, 7, 10, 20, 50, 200, 250 नंबर, ऐसे इसमें भी 5, 7, 10, 20, 50, 200, 250 नंबर। इनमें बुनियादी अंतर यही है कि बाटा का 8 नंबर और लिबर्टी का 8 नंबर, है ना। आता ना, कभी आप अमेज़न ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसमें साइज़ लिखा रहता है ना, तो अलग अलग आते हैं। कुछ लोगों को 42 नंबर की शर्ट फिट बैठती है, जैसे मेरे लिए, किसी को 40 नंबर की फिट बैठती है। तो किसी कंपनी की 40, किसी कंपनी की 42, साइज़ एक ही सा रहता है। आगे समझ, यही अंतर है इनमें सीव्स में। क्योंकि कंपनियाँ अलग हैं तो उनका नंबर उस कंपनी के हिसाब से है, दूसरे का नंबर दूसरी कंपनी के हिसाब से, अंतर बस इतना ही है। किसी आपको बाटा का 7 नंबर लगता है तो लिबर्टी का हो सकता है 8 नंबर लगता हो, ठीक है अंतर। तो सबसे नीचे क्या लगाते हैं हम, पेन। तो ये दोनों तरह से कर सकते हैं, या तो हम सारी चलनियों को एक के ऊपर एक लगा लें, और जो सैंपल हमारा 200-250 ग्राम था हमने सबसे ऊपर वाले में डाल दिया, और इन सबको इस तरह से पकड़ लें ताकि गिर नहीं जाए, और इनको हिलाएं, राइट, वाइब्रेट करें। तो जाहिर है तो सब जो साइज़ के हिसाब से सारे सेडिमेंट्स सब चलनियों में इकट्ठे हो जाएंगे, और जो सबसे फाइनेस्ट होंगे वो पेन में इकट्ठे हो जाएंगे। किसी में इसके लिए एक सिस्टम होता है, एक मशीन होती है जिस पर ये रख देते हैं, और यहाँ एक मोटर लगी होती है, मोटर से उसमें जर्किंग मोशन होता है, क्या कहते हैं, जर्क। तो इन सब डब्बों को, जैसे टिफ़िन के डब्बे नहीं होते हैं, खाने के टिफ़िन के डब्बा,
कोई 2 डब्बे का टिफ़िन लाता है, कोई 3 का, कोई 4 का, आते ना ये डब्बे, ये आपस में बंधे रहते हैं और इनको अपने एक प्लेटफॉर्म पर रख दिया मशीन पर, और उसमें एक मोटर लगी रहती है, मोटर में बेल्ट लगी होती है, वो चलती है तो जर्क देती है, जानते हैं जर्क, इस तरह से जर्किंग मोशन होगा। तो जो आप ऐसे ऐसे करके हिला रहे थे वो ऑटोमेटिकली मशीन से हो रहा है। तब इस मशीन को हम कहते हैं रोटेप शेकर। शेकर, शेकर का मतलब, शेकर डूअर नाउन है, शेक करने वाला, हिलाने वाला। क्या कहते हैं हम इसको? डूअर नाउन। जानते हैं डू किसके? जैसे टिफिन के डब्बे नहीं होते हैं, डब्बे में नीचे चलनी लगी होगी, वायर लगे होंगे, वायर तार लगे होंगे, हैं, चलनी के नीचे चलनी, वही। तो सबसे कम नंबर की चलनी, सबसे कम नंबर की चलनी सबसे ऊपर रखी जाएगी और उससे बढ़ते हुए नंबर की चलनी उसके नीचे रखी जाएगी, और सबसे नीचे कौन सी आएगी? पेन आएगा। तो पेन ऐसी चलनी है जिसमें कोई छेद नहीं होते। आगे समझ? ये सबसे ऊपर हम वो चलनी लगाते हैं जिसके छेद, जिसमें जो तार लगे होते हैं, तारों के छेदों का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो सबसे ज़्यादा हो, वो हम सबसे ऊपर रखते हैं। तो उसमें से जो छोटे होंगे वो नीचे वाली में आ जाएंगे, उससे छोटे वाले इसके नीचे वाली में आ जाएंगे, इस तरह से ये छट जाएंगे। तो जो बिना छटे हुए जो सेडिमेंट्स थे उनको हमने साइज़ के अनुसार बांट दिया ना। इस बांटने को ही, इस डिवीज़न को ही, इस क्लासिफिकेशन को ही हम मैकेनिकल एनालिसिस कहते हैं, राइट। चलनियाँ नॉर्मली 5 नंबर से शुरू होती हैं। 5 वो साइज़ हम चलनियों से छानते हैं। यदि आप गेहूं या चावल या कंकड़ में से, गेहूं, चावल या दाल में से मिट्टी के ढेले इतने बड़े बड़े हैं, है ना, मिट्टी के ढेले या कंकड़ के ढेले आपको दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े हैं, खेत से ही आ गए हैं, तो उनको आप चलनी से नहीं निकालोगे, आप क्या करोगे? उठा उठा के अलग अलग कर दोगे, है ना। तो जो ग्रेन साइज़ इतना बड़ा है कि आप उंगली से पकड़ के हटा सकते हैं, उसके लिए चलनी लगाने की क्या ज़रूरत है? आगे समझ? तो चलनियाँ ये नहीं है कि आप इतने बड़े बड़े को छांटने के लिए चलनियाँ नहीं लगाते हैं। तो एक पर्टिकुलर साइज़, तो 5 नंबर की चलनी वो है जिसका सबसे बड़ा डायमीटर होता है। उसके बाद में 200, 250, 300 नंबर तक की चलनियाँ आती हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके। उसके बाद का है कि ये जो आपने चलनियाँ में, हर चलनी में जो सेडिमेंट्स बचे थे, तो आप एक टेबल बना लें, क्योंकि हमको डाटा इकट्ठा करना है। तो पहले लिखें आप सीव नंबर, लिख लें। इसी को हम मैश नंबर भी कहते हैं। दूसरा कर लें ओपनिंग ऑफ सीव्स इन मिलीमीटर। उसमें जो छेद हैं उनका डायमीटर, उनका छेद का ओपनिंग कितनी बड़ी है, उनका छेद कितने बड़े हैं, मिलीमीटर में ले लें। उसके बाद आप ले लें इसका फाई स्केल, फाई वैल्यू। मैं बताता हूँ फाई वैल्यू क्या है। फाई समझते हैं आप? थीटा जैसे सिग्मा, बीटा थीटा, ऐसे हाई। उसके बाद वेट रिटेन्ड इन ग्राम। हर चलनी में जो वजन बचा, वेट यानी वजन, रिटेन यानी बचा, हर चलनी में जो सेडिमेंट्स बचे उनको हमने तौल लिया बैलेंस पर, स्केल पर, वो कितने ग्राम है। उसके बाद में आप ले लें इसका वेट परसेंटेज, और आखिरी में ले लें कुमुलेटिव परसेंटेज। कुमुलेटिव, CUMULATIVE, कुमुलेटिव परसेंटेज। तो चलिए मैं ऐसे एक रफ, चाहें तो आप
डाटा लिख लें, सही डाटा बता दूं ताकि हमारा प्रैक्टिकल भी काम आ जाएगा, है ना। तो रफ ना करके देखिए, एक डाटा मैं लिखूँ इस टेबल में। पहले एक छोटा लिख रहे हैं, सीव नंबर में लिखिए 18 18, सीव नंबर 18 18। उसके अगले कॉलम में ओपनिंग ऑफ सीव्स 1.00, 5 वैल्यू 0, वेट रिटेन्ड 14.00, 14.00 मतलब 14 ग्राम्स। दूसरा 18 के नीचे लिखो 35 नंबर, 35 नंबर, 5 स्केल 0.500, 0.500 मतलब आधा मिलीमीटर, 5 वैल्यू +1, वेट रिटेन्ड 62.30, 35 के नीचे लिखो 60, 0.250 +2 10.95, 60 के नीचे लिखो 120, 0.125 +3 10.10, 120 के नीचे 230 230, 0.062 +4 1.65, और नीचे पेन PAN पेन, कॉलम नेक्स्ट कॉलम खाली छोड़ दो, मैं आगे बताता हूँ क्यों खाली छोड़ रहे हैं। उसके आगे लिखिए +5 0.90, ठीक है। आखिरी में सेकंड कॉलम क्यों खाली छुड़वाया, 230 के आगे वाला, इसका मतलब जो इसके ऊपर था 0.062 मिलीमीटर, उससे जो छोटे वाले हैं वो सब नीचे आ गए। तो लेस देन 0.062 लिख सकते हैं आप, लेस देन 0.062। अब आप देखिए इसमें 18 30 और ये जो नंबर की यूज़ की हैं, इसका मतलब ये हमने थोड़ा सा सरल कर दिया है इस आधार पर कि हमारी जो चलनियाँ हैं वो 1 फाई इंटरवल पर, देख रहे हैं हर एक में 1 फाई आ रहा है, 1 फाई का अंतर आ रहा है, ठीक है। तो ये कन्वीनियंट तरीका हो जाता है, हम डाटा को 1 फाई इंटरवल पर रखना चाहते हैं कि हम उसको आधा फाई इंटरवल पर रखना चाहते हैं, ये हमारे चॉइस के ऊपर है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि 18 के बाद 30 के बाद 20 नंबर की चलनी नहीं होती, होती हैं, पर हमारा 16 चूँकि सारा काम हमने 1 फाई इंटरवल पे किया है, तो हमने वो चलनियाँ यूज़ की हैं जिसमें 1 फाई का इंटरवल है। अब मैं फाई बता देता हूँ क्या है, तो बताएंगे इसमें एक आध चीज़ मुझे बता दो। ये क्या था 18 नंबर, यहाँ क्या था 1.00 14.0, अच्छा ये, और इसके नीचे वाला बताना, ये यहाँ का बता दो, ये यहाँ तो होगा +1, ये +2, ये +3, ये +4 एंड +5, राइट। यहाँ क्या कोई वैल्यू है, चलो अब ये समझ लो। अब ये हमारा जो पूरा सैंपल है, जो हमने सैंपल साइज लिया था, सैंपल था हमारा 100 ग्राम, हमको लिखना पड़ेगा सबसे ऊपर वेट ऑफ दिस सैंपल कितना लिया है, हमने 100 ग्राम सैंपल लिया है, राइट। जो हमने शुरुआती जो सैंपल था हमने 100 ग्राम डाला, तो आप देखेंगे यहाँ जो वेट रिटेन्ड है तो वो जो 100 ग्राम था वो हमारे इतने भागों में बट गया ना, तो इस सब का टोटल क्या 100 ग्राम आएगा। आप बहुत एक्यूरेटली भी करेंगे तो ये आएगा 99.90 करीब आएगा, 99.92 आएगा, 99.93 आएगा, क्योंकि कितना भी केयरफुली करेंगे कुछ डस्ट पार्टिकल्स तो उड़ ही जाएंगे, कुछ चलनी के छेदों में फंस जाएंगे, तो 100 का 100 नहीं निकलेगा कभी, वो हमेशा 100 से कम ही आएगा, राइट। तो बहुत केयरफुली भी करेंगे तो 99.90 आएगा, 80 आएगा, तो वो बहुत अच्छा है। तो थोड़ा सा लॉस हो गई, कुछ जो फाइनेस्ट सेडिमेंट्स हैं वो सीप में फंस जाएंगे, कुछ हवा में उड़ जाएंगे, कुछ इधर गिरेंगे, तो बहरहाल ये है। अब ये जो कॉलम है मैंने जो छोड़ दिया जानबूझ के,
अब चूंकि अगर ये 100 ग्राम होता तो ये वेट परसेंटेज एग्जैक्टली 14% हो जाता है ना। और दूसरा कितना है यहाँ बताना, दूसरा कोई फिगर 62। अब परसेंटेज निकालने का तरीका आपको मालूम है, तो 14 डिवाइडेड बाय 99.90 या 99.20 जो कुछ भी आ रहा था इंटू 100, तो ये आ जाएगा लगभग 14.01, ऐसा बहुत कम फर्क आएगा। ये जो 60 पॉइंट कुछ था, कितना था 30 था, यहाँ बड़ा अंतर आएगा क्योंकि परसेंटेज ज़्यादा है तो यहाँ वेरिएशन ज़्यादा आएगा, राइट। तो हमारा जो वेट इन ग्राम्स है उसको हमको वेट परसेंटेज में कन्वर्ट करना है ना। अगर ये 100 ग्राम सैंपल था और इस सब का टोटल भी 100 ग्राम आ रहा है तो जो वेट इन ग्राम्स है वही वेट परसेंटेज हो जाता है ना। और चूंकि ऐसा नहीं होता है तो हमारा जैसे परसेंटेज निकालने का तरीका है कि जो वेट रिटेन्ड है 62.30 डिवाइडेड बाय किससे, जो नीचे बचा है 99.20 है इंटू 100, तो वो आ जाएगा हमारा वेट परसेंटेज। इतना समझ में आ गया, हाँ ना। ओके, अब इसके बाद में जो कुमुलेटिव है, कुमुलेटिव का मतलब है जो पहला चीज है उसको हमने वैसे के वैसे लिख दिया, पहला जो भी था परसेंटेज वेट परसेंटेज, इस दूसरे को हमने इसमें जोड़ दिया तो वो यहाँ आएगा, ये हो जाएगा 62 कुछ 73 कुछ ऐसा आ जाएगा। इसको हमने इसमें जोड़ दिया तो यहाँ कुछ आएगा, तो ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में ही आएगा। इसको हमने इसमें जोड़ दिया तो यहाँ कुछ आएगा, ऐसे ही क्या कहते हैं, संचयी, हाँ, कुमुलेटिव करना। तो कुमुलेटिव में हमने जहाँ से शुरू किया है वो तो वैसा का वैसे ही रहेगा, उस पहले को हमने दूसरे में जोड़ दिया वो उसके नीचे आएगा, दूसरे को हमने तीसरे में जोड़ दिया वो उसके नीचे आएगा, राइट। इसको हम कहते हैं कुमुलेट करना, संचय करते जाना। तो जाहिर है नीचे कौन सा आएगा, नीचे आएगा जो 99.90 है वो हमारा यहाँ आ जाएगा, एक लाइन ऊपर आ जाएगा, राइट। तो ये क्या किया हमने, एनालिसिस का पर्पस क्या होता है, किसी भी एनालिसिस का पर्पस क्या होता है, कोई डाटा जनरेट करना। एनालिसिस का पर्पस क्या होता है, डाटा जनरेट करना। तो इस तरह से हमने टेबल फॉर्म में वो डाटा जनरेट कर लिया। आगे समझ, मतलब हमने क्लासीफाई कर लिया किस तरह से, एक 5 इंटरवल पे कर लिया। तो जो हमारा अनसॉर्टेड सेडिमेंट थे उसमें देखा कि ये जो सेडिमेंट है ये सबसे ज़्यादा है, ये इससे कम है, ये इससे कम है, ये कम है, ये कम है, तो हमने क्लासीफाई कर दिया। तो ये जो डाटा जनरेट करने के लिए हमने एक टेबल बनाना पड़ेगी ना, ताकि हम डाटा रखेंगे कहाँ। इतना समझ में आ गया। अब इसमें जो एक चीज़ रह गई है कि ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर होता, इसके 18 के ऊपर वाला होता तो यहाँ आता -1, फिर इसके ऊपर आता -2, फिर आता -3। मैं ये बता दूँ, -1 का मतलब क्या है और +1 का मतलब क्या है, -2 का मतलब क्या है और +2 का मतलब क्या है, राइट। यही तो रह गया ना दिमाग में। तो जिसको हम फाई कहते हैं, फाई इज इक्वल टू -log2 इंटू डायमीटर इन मिलीमीटर। ये फार्मूला है मिलीमीटर को हम फाई में कन्वर्ट करने का। फाई इक्वल टू -log2 इंटू डी मीन्स डायमीटर ऑफ पार्टिकल इन मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर के जो पार्टिकल है उसको हम फाई वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। फाई में इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा सारा कंप्यूटेशन फाई में करना आसान है, इसलिए हम सारी वैल्यूज़ को जो मिलीमीटर में थी उसको हम एक फाई कन्वीनियंट वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम मिलीमीटर को फाई में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा जानते हैं आप, वाइसे वर्सा, और उसका उल्टा, मिलीमीटर को फाई में तो फाई को मिलीमीटर में। तो हम एक चीज़ बोल देते हैं, मिलीमीटर को फाई में एंड वाइसे वर्सा, VICE तो हमको दोबारा वो बात नहीं कहने की ज़रूरत है। जैसे हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं तो सेल्सियस को हम फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। आगे समझें। तो जो 1 मिलीमीटर है, याद रखिएगा, जो 1 मिलीमीटर है वो होता है 0.5। तो इसका आधा हो जाएगा, ये आधा मिलीमीटर हो जाएगा +1, और उसका आधा हो जाएगा +2, उसका आधा +3, है ना। 1 मिलीमीटर का आधा 0.500, उसका आधा 0.250, उसका आधा 1.125 एंड सो ऑन।
ये तो जो फाइन साइज है उसको हम प्लस में लगाते हैं क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, और जो इससे बड़ा साइज है 2 मिलीमीटर है उसको हम कहेंगे -1, इसका डबल 4 मिलीमीटर है उसको हम कहेंगे -2, और जो 8 मिलीमीटर है वो कहलाएगा -3, और जो 16 मिलीमीटर है -4 एंड सो ऑन। राइट? हाँ, आगे बढ़ें। ये ब्रेक कर दे, आप बताना। यहाँ एक ब्रेक ले लें क्योंकि हमारा मैकेनिकल एनालिसिस वाला पार्ट ये ख़त्म हो गया। अब हमको लेना है कि ये डाटा का करें क्या। यहाँ तक तो था मैकेनिकल एनालिसिस क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, कोनिंग क्वार्टरिंग क्या है, डिसएग्रीगेशन क्या है, सीविंग क्या है, डाटा आ गया, टेबल में भर गया, ख़त्म हो गया। पर यह बात ख़त्म नहीं हुई, यहाँ से बात शुरू होगी। यहाँ तो अभी तक आंकड़े ही आए, है ना? ओके, समझे? तो बताएं तो एक थोड़ा ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद में हम लें, या तैयार हैं तो लें, कंटिन्यू करें, बोलें आप। देखो क्या है, हमको एक ही ज़िंदगी मिली है, नंबर 1, और नंबर 2 मेरे पास में आज एक ही दिन है, तो हमें उसको जीना भी है ना? तो उतना सीखें जितना हम सीख सकते हैं आनंददायी तरीके से। मैं तो घंटों बोलूँगा, उसका कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता। जब हम सीख रहे हैं तो ठीक है। तो चाहो तो एक 10 मिनट का ब्रेक कर लें, है ना? उसके बाद में फिर ले लेते हैं। तो इसको ऑफ़ कर दे थोड़ी देर के लिए, फिर थोड़ा कुछ और बातें कर लें ताकि वो चेंज हो।